Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be in best state of health. ओके आपकी डिस्कशन खासी डिटेल से चलती है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि एंड में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ, लेकिन बच्चों बात यह है कि मेरी इसकी फ़ौरन बाद भी लेक्चर होता है तो समटाइम्स रह जाती हैं। तो मेरे जहन में उसका ये आइडिया आ रहा है कि मेरा नंबर जो है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप मुझे उस पर पर्सनल भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं फ्री होकर उस पर रिस्पॉन्स कर दिया करूंगा। ठीक है। और कोशिश करूंगा कि अगर टाइम बच जाता है तो साथ के साथ आपको क्वेश्चंस के मैं आंसर करूं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स इनसे कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो इसमें क्या चीज़ आ रही है, इसमें आ रहा है वर्ल्ड राइबोजाइम। ठीक है। अब ये जो राइबोजाइम है इसमें क्या आता है, आर आर फॉर आरएनए। तो कई एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते होते हैं, राइबोजाइम्स का नाम देते होते हैं। और राइबोजाइम्स की बहुत सी एग्जांपल हैं, लेकिन अगर आप फेडरल में देखेंगे तो मसलन आपको एक एंजाइम का नाम मिलेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ठीक है। तो ये क्या है, एक राइबोजाइम है। तो राइबोजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ किस तरह की इंटरेक्शंस जो है वो बनाता है। तो सबस्ट्रेट की एंजाइम्स के साथ जो इंटरेक्शंस होती हैं वो होती हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए। और जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं इन तीनों ऑप्शंस में से देखो वो कौन सी है, ऊपर कोवलेंट बॉन्ड आ गया तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होती, तो कौन सी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं। तो करेक्ट आंसर है इसमें बीटा एंड चार्ली। और ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, अगर आप फेडरल की बुक देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगी, फेडरल की जो बुक है उसमें मिलेगी। नेक्स्ट ये सिंपल से है कि एंजाइम की एक्टिव साइट में आपको कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें है 3 to 12। पीटीबी के अंदर लिखा हुआ है फ्यू, लेकिन अगेन फेडरल की बुक में देखेंगे तो फ्यू का मतलब क्या होगा, 3 to 12 है। नेक्स्ट कि पेप्सिनोजिन जो है उसको क्या कंसिडर किया जाता है, पेप्सिनोजिन को कंसिडर किया जाता है इनएक्टिव। पहली बात, हर वो प्रोटीन जिसके अंदर आपको कौन सा वर्ड नज़र आता है, ख़ास तौर पे ये जैन। तो जैन का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। मसलन अगर आप देखें, जैसे आपको बताया जाता है फिब्रिनोजिन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन। तो ऐसे तमाम एंजाइम जिसके एंड में आपको ऐसे ये जैन का लफ्ज़ नज़र आए वो इनएक्टिव होते हैं। अब या तो एंजाइम तब इनएक्टिव होते हैं जब उनसे को फैक्टर अलग कर दिया जाए, या तब इनएक्टिव होते हैं जब उनके अंदर क्या मौजूद हो, अननेसेसरी अमीनो एसिड्स हो। तो जब वो अननेसेसरी अमीनो एसिड्स जो हैं जब क्या हो जाते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं, तो फिर एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, एंजाइम हो जाता है एक्टिव। ठीक है। तो पेप्सिनोजिन के इनएक्टिव होने की क्या रीज़न है, कि उसमें अननेसेसरी अमीनो एसिड्स होते हैं। और पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कब कन्वर्ट होता है, आपको पता होगा, जब
HCl होता है, या ऑलरेडी एक्टिव पेप्सिन जो होता है, ये दोनों क्या करते होते हैं, इन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड्स को रिमूव करके इसको एक्टिव कर देते हैं। नेक्स्ट, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है? पहली तो बात यह है कि जब ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पर आपको जो एंजाइम नज़र आता है वो कौन सा नज़र आता है? हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज को वर्किंग के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्या है? एक मेटल एक्टिवेटर है। अगेन अगर आप कोफैक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे फेडरल की बुक से, तो उसमें क्लियरली ये रिएक्शन भी दिया हुआ है और बताया गया है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मैग्नीशियम की। तो आप एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है कि जब आप लोग डिस्कशन लिया करें ना, तो साथ पीटीबी और फेडरल दोनों बुक्स लेकर बैठा करें, ताकि जैसे जैसे मैं आपको डिटेल बताता जाऊँ आप उसको हाईलाइट करते चले जाइए, और यूं आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो एमसीक्यू आया है ये कहाँ से आया है। नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल जो है वो क्या है? देखिए, जो जिन एंजाइम्स में को फैक्टर होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो उसमें आपको दो बातें ज़रूर मिलेंगी। एक, वो नॉन प्रोटीन पार्ट कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा। और दूसरी बात, वो एंजाइम का इंटेग्रल पार्ट होगा, मींस कोवलेंट बॉन्ड उसने बनाई हुई होगी। अब हम बात करें तो एंजाइम्स की, वो कौन सा एंजाइम है जिसके अंदर आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप नज़र आता है? तो आंसर है उसका रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये एंजाइम का नाम है। और इस एंजाइम के पास जो है वो क्या मौजूद होता है? हीम ग्रुप। और ये जो हीम ग्रुप होता है इसमें आयरन होती है। ये आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है रिंग की शक्ल में। ये किसके तौर पे काम करता है? हीम ग्रुप के तौर पे काम करता है। और आपको इसकी एग्जाम्पल मिलेगी पीटीबी के पेज 228। आप देखिएगा उस पेज के ऊपर रेस्पिरेटरी चेन दी हुई है, तो वहाँ आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने बुक साथ ज़रूर रखनी है ताकि मैं आपको रेफरेंस दे सकूँ। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो आप अगर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन स्टडी करें, और ख़ास तौर पे फेडरल से, तो आपको पता चलेगा कि स्टेप 1 एंजाइम और रिएक्टेंट मिलते हैं, फिर एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर प्रोडक्ट से एंजाइम अलग हो जाते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट की बजाय यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंजाइम रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होगा? सबस्ट्रेट। यहाँ पर क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर प्रोडक्ट से एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस चार्ली। नेक्स्ट, जब एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करे और उसके अलावा किसी और को वो प्रोडक्ट में तब्दील ना करे,
तो फिर ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं? ये एंजाइम होते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक की एग्जांपल अगर आप पढ़ें तो आपकी बुक्स में दी हुई हैं, जैसे यूरीएज, अगेन ये पीटीबी में नहीं, फेडरल में है। मसलन सक्रेज। तो सक्रेज सिवाय सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तब्दील करने के किसी और को नहीं कन्वर्ट करता, सबस्ट्रेट को। इसे यूरिया सिर्फ यूरिया के लिए है। ठीक है। तो ऐसे एंजाइम को कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। और जो रिलेटिव स्पेसिफिक या लेस स्पेसिफिक होते हैं वो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंजाइम जो कि इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं। अगेन आप फेडरल में देखें, ये लिखा होगा कि ऐसे तमाम एंजाइम्स जो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते होते हैं वो रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। तो रेगुलेटरी एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स को हम कहते होते हैं जो ज़रूरत के तहत क्या हो सकते हैं? एक्टिव और इनएक्टिव हो सकते हैं। दे कैन बी एक्टिव एंड इनएक्टिव अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। तो ऐसे एंजाइम्स को हम रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। अगेन आप इसको फेडरल टेक्स्ट बुक्स पे पढ़ सकती हैं, वहां पर ये लाइन आपको मिलेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी? तो एक बात याद रखिएगा, और वो ये है कि अगर आपसे पूछें हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो एंजाइम्स जो होते हैं दे increase the rate of reaction by lowering एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये इस सवाल का जवाब है। और एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको कहते हैं? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि चाहिए होती है टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इन चारों में देखें तो एंजाइम एक ही है, और वो कौन सा है? पेपिन। पेपिन क्या है? एक एंजाइम है। बाकी तीनों देखो तो ये स्टीरॉइड्स हो गए, न्यूरोपेप्टाइड्स हो गए, ये हार्मोन्स हैं। ठीक है। या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो दे आर नॉट एंजाइम्स। ये एंजाइम्स नहीं हैं। तो जो एंजाइम है वो सिर्फ इन चारों में एक ही है, और वो कौन सा है? पेपिन। तो क्या आंसर आएगा इसमें? पेपिन। नेक्स्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एंजाइम का वो हाई है या लो है? तो सीधी सी बात है कि हमें पता चलेगा कि कितने वक्त में कितना सबस्ट्रेट जो है उससे प्रोडक्ट बना। तो अगर प्रोडक्ट का लेवल जो है वो क्या है? हाई है, कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन रेट भी हाई है। और अगर रिएक्शन प्रोडक्ट का रेट जो है वो लो है, तो इसका मतलब रिएक्शन भी लो है। तो हमें इससे पता चलता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो हमें क्या पता चलता है कि जो टेम्परेचर है इसकी वजह से एंजाइम्स डीनेचुरेट हो जाते हैं।
तो जब डीनेचुरेट होते हैं यकीनन कोई ना कोई बॉन्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम डीनेचुरेट हो जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से कौन सी बॉन्ड्स इफेक्ट होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि आप आगे पढ़ेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड्स होती हैं इन पे इफेक्ट किसका पड़ता है, पीएच का। तो पीएच जो होती है ये इफेक्ट करती है किस पे, आयनिक बॉन्ड्स पे, जबकि टेम्परेचर इफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे। नेक्स्ट है कि आप इंसानी जिस्म से एक एंजाइम बाहर निकाल लेते हैं और उसको कहाँ रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो याद रखिए फ्रीजिंग टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचुरेट नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेट होता है, लो टेम्परेचर पे उसकी एक्टिविटी कम होती है, और फ्रीजिंग टेम्परेचर पे वो डीनेचुरेट नहीं होता, टोटली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और क्यों इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड्स होती हैं, उन बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, दे लूज फ्लेक्सिबिलिटी एट लो टेम्परेचर। और जब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर क्या होगा, एंजाइम इस काबिल ही नहीं होगा कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो कर सके, लिहाजा डीनेचुरेट नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और डीनेचुरेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड्स टूट नहीं रही, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। अगर एक सॉल्यूशन में ट्रिप्सिन है जो कि 8 pH पर है, और आप उसको लेकर कहाँ ले आते हैं, उस सॉल्यूशन में जिसकी pH 2 है, तो क्या होगा। देखें जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और ये किस पीएच पे अच्छा काम करता है, अल्कलाइन पीएच। और वो कौन सी है, 8, ये इसके ऑप्टिमम पीएच। अगर आप इसको ऑप्टिमम पीएच जो कि कितनी है, 8 है, इससे निकालते हैं और कहाँ ले आते हैं, पीएच, तो क्या हो जाएगा, ये तो बड़ी एक्सट्रीम चेंज है, इधर 8 है इधर 2 है। नतीजा क्या होगा, इतनी एक्सट्रीम चेंजेस की वजह से एंजाइम हो जाएगा डी नेचुरेट, और जब डी नेचुरेट होगा तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम में एक्टिव साइट से हटकर लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आंसर है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। देखो अब ये है एक एंजाइम, अब इसमें दो जगह हैं, एक है एक्टिव साइट, और जो दूसरी साइड है इसको हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। जो एक्टिव साइट होती है यहाँ आकर क्या बाइंड होता है, सबस्ट्रेट। और एलोस्टेरिक साइट पर आकर क्या लगता होता है, यहाँ आकर लगता है इनहिबिटर। अब ये जो इनहिबिटर होता है इसको हम और क्या नाम देते हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंस कहते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जब ये लगेगा कहाँ आकर, एलोस्टेरिक साइट पर, तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, जब हटेगा तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एलोस्टेरिक साइट पे लगने वाला इनहिबिटर एंजाइम को क्या कर रहा है, एक्टिव और इनएक्टिव कर रहा है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, रेगुलेटरी सब्सटेंस कहलाएगा। तो इसको हम रेगुलेटरी सब्सटेंस के अलावा और क्या बोल सकते हैं, एलोस्टेरिक
इनहिबिटर भी कह सकते हैं। ठीक है। और ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते होते हैं, अभी पीछे हमने एमसीक्यू किया है, ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम। अभी एक एमसीक्यू गुजरा था कि जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स होते हैं वो किन एंजाइम्स में इनहिबिशन काज करते हैं, तो उसका आंसर था रेगुलेटरी एंजाइम। बल्कि यूं एमसीक्यू आया हुआ था कि इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो कौन से एंजाइम्स के लिए है, तो उसका आंसर रेगुलेटरी एंजाइम। और अक्सर रेगुलेटरी एंजाइम जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि उनमें एलोस्टेरिक साइट होती है। नेक्स्ट, ह्यूमंस के ऊपर पेंसिलिन का असर नहीं होता है, बैक्टीरिया पे होता है, सीधी सी बात है। पेंसिलिन जो है इट एक्ट एज इनहिबिटर, it act as inhibitor for bacterial enzymes। ये इनहिबिटर का काम करता है बैक्टीरियल एंजाइम्स के लिए। ठीक है। और ऐसा कोई एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं है जो कि पेंसिलिन के लिए एफिनिटी शो करे, लिहाजा क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के किसी एंजाइम पर पेंसिलिन का असर नहीं होगा। नेक्स्ट, फीडबैक इनहिबिशन कौन से किस्म की इनहिबिशन है। पहली बात, फीडबैक इनहिबिशन जो होती है ये आपको हमेशा उन एंजाइम्स में मिलती होती है जिनमें क्या मौजूद हो, एलोस्टेरिक साइट हो। लिहाजा फीडबैक इनहिबिशन को हम और क्या नाम देते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट से हटकर लगता है। याद रखिए, ऐसे इनहिबिशन जिसमें एंजाइम में एक्टिव साइट एक हो और उस पे कब्जा करने के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान कंपटीशन हो, तो ऐसे इनहिबिटर को कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और ऐसे इनहिबिशन को कहते हैं कॉम्पिटिटिव। ये भी रिवर्सिबल होती है। लेकिन ऐसे एंजाइम जिनमें एक्टिव साइट से हटकर आपको क्या मिलती है, एक स्पेशल जगह मिलती है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, तो वो इनहिबिटर जो एलोस्टेरिक साइट पर जाकर लगते हैं उन इनहिबिटर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और ऐसी जो इनहिबिशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है। एंजाइम इजीली जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इससे सबसे इनहिबिटर से अलग होकर एक्टिव हो जाता है। तो फीडबैक अगर इनिबिशन होगी तो याद रखिए, फीडबैक इनिबिशन में हमेशा कोई प्रोडक्ट होती है रिएक्शन की जो इनहिबिशन काज कर रही है। और तब इनहिबिशन काज करती है जब क्या हो जाती है, प्रोडक्ट का लेवल बॉडी से ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा प्रोडक्ट के लेवल ज़्यादा होने पर उसी प्रोडक्ट ने इनहिबिशन काज की और जाकर कहाँ लगा, एलोस्टेरिक साइट पर। लिहाजा ये इनहिबिशन क्या होगी, नंबर एक नॉन कॉम्पिटिटिव क्योंकि प्रोडक्ट कर रही है, लिहाजा ये फीडबैक होगी। और आखिर में जैसे प्रोडक्ट का लेवल कम होगा एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, ये रिवर्सिबल है। जी। कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसकी पीएच की वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा है। अगर आप पीटीबी की बुक में देखेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे ख्याल में पेज नंबर है 40। तो अगर आप पेज नंबर 40 देखेंगे पीटीबी का, तो उसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स की क्या दी हुई हैं, ऑप्टिमम पीएच। तो काइमोट्रिप्सिन की अगर आप पीएच देखेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी।
ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ये काइमोट्रिप्सिन वो एंजाइम है जिसमें एक से ज़्यादा आपको वैल्यूज़ मिलती हैं ऑप्टिमम की। फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलरेडी मेंशन, डायस्टेज, फेडरल की बुक का येलो बॉक्स है। लॉक एंड की मॉडल में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड होती है। ये मॉडल वही एंजाइम शो करते हैं जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, जैसे सक्रेज एंड यूरिएज। तीसरे नंबर पे ये वो एंजाइम्स होते हैं जिनकी रेगुलेशन नहीं होती है, नॉन रेगुलेटरी होते हैं। जो रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं, अभी पीछे एक एमसीक्यू गुजरा है, आपने पढ़ा है कि रेगुलेटरी एंजाइम हमेशा किस मॉडल को फॉलो करते हैं? इंड्यूस फिट मॉडल को। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी का कौन सा एंजाइम है जो मैक्सिमम पीएच पे काम करता है? मैक्सिमम का मतलब अल्कलाइन पीएच। तो 9.7 के ऊपर आप देखेंगे आपको आर्जिनेज की वैल्यू मिलेगी, बाकी सब एंजाइम्स की पीएच 9.7 से कम है, तो मैक्सिमम पीएच पे आर्जिनेज है। Next, the which organic molecule is referred as the respiratory fuel? देखो, एनर्जी की प्रोडक्शन थ्री डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से की जा सकती है। किससे हो सकती है? मैंने लिखा है CH2O, कार्बोहाइड्रेट से भी हो सकती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल ना हो तो फिर बॉडी की दूसरी प्रायोरिटी है लिपिड्स, और अगर लिपिड्स भी ना हो तो फिर प्रोटीन्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ आ जाती है? ग्लूकोज। अगेन मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, PTB की बुक में पेज 222। ठीक है। इसकी अगर आप पहली पहली लाइन देखें तो लिखा होगा द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी फ्यूल इज ग्लूकोज। नेक्स्ट, पेडल से कि एक एटीपी का जो मॉलिक्यूल है उससे एरोबिक रेस्पिरेशन में आम तौर पर नॉर्मल कंडीशंस में कितने एटीपी बनते हैं? तो आंसर है 38। तो वैसे अगर तो इमरजेंसी कंडीशन हो तो टोटल एटीपी, जो स्पेशल कंडीशंस हों तब तो टोटल एटीपी बनते हैं 40। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस हों, इमरजेंसी कंडीशन ना हो, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत ना हो, तो फिर जो बनते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं कौन से? 38। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन की फोर फेजेस। इजी क्वेश्चन है। पहली ग्लाइकोलाइसिस होती है, दूसरी पायरोवेट की ऑक्सीडेशन, तीसरी क्रेब्स साइकिल, और चौथी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इन्वेस्टमेंट फेज कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट फेज वो होती है जिसमें क्या हो? एटीपी यूज्ड हो। और एटीपी किस फेज में यूज्ड होते हैं? प्रिपरेटरी फेज में। इसलिए प्रिपरेटरी फेज का दूसरा नाम जो है वो क्या रखा हुआ है? हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज, प्रिपरेटरी फेज एक ही बात है। नेक्स्ट है
प्रिपरेटरी फेज में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूज होते हैं? वेरी सिंपल, दो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। एक जब ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनता है, दूसरा जब फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट बनता है। नेक्स्ट है कि स्प्लिटिंग स्टेप। अब ये जो स्प्लिटिंग स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, ये कब होता है? जब फ्रक्टोज वन सिक्स बिसफॉस्फेट टूटता है। तो इससे तीन कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो कौन से हैं? अगर आपने देखा हो तो जहाँ पर फ्रक्टोज वन सिक्स बिसफॉस्फेट टूटता है, तो एक उससे बनता है G3P, और दूसरा उससे क्या बनता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता होता है। ठीक है, तो G3P ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, जब डिहाइड्रेशन का अमल होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, और किसकी होती है? टू फॉस्फोग्लिसरेट की होती है। तो ये है स्टेप नंबर 9। ठीक है, तो क्या बनता है? फास्फो इनोल पायरोवेट बनता है। ये सेकंड लास्ट स्टेप है। तो उसमें आप देखें टू फास्फोग्लिसरेट जो है, हम टू फास्फोग्लिसरेट को यूं लिखेंगे 2PG, और इससे जब क्या बनता है? फास्फो इनोल पायरोवेट बनता है, तो यहीं पर आपको डिहाइड्रेशन मिलती है, वाटर निकलता है। तो टू फास्फोग्लिसरेट्स की डिहाइड्रेशन से फास्फोइनोल पायरोवेट बनेगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम का नाम पूछा हुआ है, और ये पूछा गया है कि बताइए कि फाइनल स्टेप में जब फास्फोइनोल पायरोवेट से पायरोवेट बनता है तो वहां पर एटीपी बनती है। कौन से प्रोसेस के जरिए बनती है? सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन। तो वहाँ एंजाइम कौन सा है? फेडरल में पढ़िएगा, पायरोवेट काइनेज। एंजाइम का नाम याद करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर पायरोवेट किस प्रोसेस से एंटर होता है? तो पायरोवेट के लिए मौजूद होती हैं क्या चीज? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और वो पायरोवेट को एंटर करने के लिए क्या यूज करती हैं? एटीपी यूज करते हैं। क्योंकि ये एटीपी यूज करते हैं, लिहाजा ये कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेन इसका रेफरेंस आपको मिलेगा फेडरल में, फेडरल टेक्स्ट बुक। आप डिटेल पढ़िएगा, डायग्राम में सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिखाई हुई है, उसके साथ पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो वाजे लिखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पायरोवेट के मॉलिक्यूल की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है, तो पायरोवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। पायरोवेट है तीन कार्बन वाला मॉलिक्यूल, और जब इससे क्या चीज निकल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा? एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड। और ये कितने कार्बन वाला है? दो कार्बन, तो एक कार्बन कहाँ गया? CO2 की शक्ल में निकल गया, तो एसीटल्डिहाइड बनता है। फिर एसीटल्डिहाइड से आगे
कोएंजाइम ऐश ऐड होता है तो एसिटाइल को ए बनता है। नेक्स्ट है कि ये बताइए कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, इसमें जो सिट्रेट का मॉलिक्यूल बनता है उसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं? तो उसका आंसर है 3। सिट्रेट होता कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला। और उस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने नजर आते हैं? 3। इसलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। नाम गौर करें तो आपको इसके नाम में ही इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? तो वो है मरकरी। मरकरी असल में क्या है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। और ये एंजाइम्स को डीनेचुरेट कर देता है। और फेडरल में देखेंगे तो इसकी डिटेल आपको मिलेगी कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो इन ए बी और डी तीनों कॉम्पिटिटिव, ये नॉन कॉम्पिटिटिव या इरिवर्सिबल। ठीक है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर वो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इनहिबिशन काज कर रहे हैं तो वो रिवर्सिबल है। अगर वो फीडबैक मैकेनिज्म से हटकर इनहिबिशन काज कर रहे हैं तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव तो हैं लेकिन साथ ही साथ इरिवर्सिबल होंगे। तो पीडीबी में दिया हुआ सिंपली दो टाइप्स, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के दो टाइप्स, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव। फेडरल पढ़ेंगे तो वो कहते हैं इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उन्होंने यूं दिया हुआ है। एक ग्लूकोज से क्रेब साइकिल में कितने CO2 बनेंगे? 4। और वो कैसे? देखो, बात हो रही है ग्लूकोज की। एक ग्लूकोज जब टूटता है तो दो पायरुवेट बनते हैं। और क्रेब्स साइकिल के कितने टर्न्स आपको मिलेंगे? 2 टर्न। एक टर्न के अंदर अगर आप देखें पेज 227 पीटीबी का, तो कितने CO2 बनते हैं? 2। तो फिर 2 टर्न्स का मतलब जो है वो क्या होगा? 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है तो कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बजाय हम और क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो वो है Fa+। तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? Fad से क्या बन जाएगा? FADH2 बन जाएगा। तो देखा जाए कौन अपना रोल प्ले कर रहा है? Fad+। और हाइड्रोजन लेकर किस में कन्वर्ट होगा? FADH2 में। नेक्स्ट, जब मेलेट की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? देखो, जब मेलेट की ऑक्सीडेशन है, ये क्रेब साइकिल का आखिरी स्टेप है, तो क्या बनता है? ऑक्सैलो सक्सिनेट बनता है। ऑक्सैलो सॉरी एसीटेट बनता है। ठीक है, तो इससे जो बनेगा वो होगा ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, तो इससे बनता होता है ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये जो ऑक्सैलो एसीटेट होगा ये बनता है। और ऑक्सैलो एसीटेट के साथ साथ वहां पर आप देखें तो क्या बन रहा होगा? NaDH। तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे तो आंसर क्या आएगा? ANC। नेक्स्ट है
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो ज़्यादातर एनर्जी आपको ग्लूकोज से किस फॉर्म में मिलेगी? देखें, अगर आप ग्लाइकोलाइसिस की स्टडी करें तो आपको ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली जो है वो कितने एटीपी बनते हुए नजर आते हैं? 4। क्रेब्स साइकिल में एक, क्रेब्स साइकिल में एक, लेकिन अगर बात हो रही है ग्लूकोज की तो दो टर्न्स, तो दो एटीपी बनेंगे। ज्यादा एटीपी जाकर बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, किससे? एफएडीएच और एनएडीएच से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब अगर आप देखें तो एफएडीएच सिर्फ कहाँ बनता है? क्रेब्स साइकिल में, जबकि एनएडीएच ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है, एनएडीएच पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के वक्त भी बनता है, क्रेब्स साइकिल में भी बनता है। और टोटल अगर हम देखें तो एनएडीएच पूरी रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं? 10। और हर एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं, तो टोटल कितने एटीपी बन गए? 30। तो इसका मतलब ज़्यादा एटीपी की सोर्स जो है वो क्या है? एनएडीएच। तो ये क्या है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ज्यादा एनर्जी कौन बनाता है? NaDH। नेक्स्ट, NaDH को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? पहला पहला एंजाइम फेडरल में देखें लिखा होगा कॉम्प्लेक्स वन, और कॉम्प्लेक्स वन की डिटेल में जाकर पढ़ें तो उसका नाम दिया हुआ है NaDH डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्रोटीन नहीं है, और वो क्या है? लिपिड सॉल्युबल है, तो वो है यूबिक्विनोन। नेक्स्ट, जी मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि साइटोक्रोम्स जो हैं वो असल में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। और इनके अंदर क्या मौजूद होता है? हीम ग्रुप होता है। और उस हीम ग्रुप के अंदर क्या मौजूद होती है? आयरन। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से डायरेक्ट कितने एटीपी बनते हैं? नन। आपको तो दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो 3 जगहों पे एटीपी बन रहे हैं, लेकिन फेडरल में पढ़ें तो डायरेक्ट कोई भी नहीं बनता। एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनाता है एटीपी सिंथेज, और वो कौन से प्रोसेस से बनाता है? केमी ऑस्मोसिस के जरिए बनाता है। तो केमी ऑस्मोसिस का दूसरा नाम जो है वह है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है? केमी ऑस्मोसिस से। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेस प्रोवाइड्स अ चैनल? देखो, अगर हम एटीपी सिंथेस की बात करें, देखो ये आ गया माइटोकॉन्ड्रियन आउटर मेम्ब्रेन, ये आ गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। और इस इनर मेम्ब्रेन में हम देखते हैं कि क्या चीज़ होती है? हम देखते हैं कि ऐसे लगे हुए होते हैं F1 पार्टिकल्स। अब इन F1 पार्टिकल्स को देखें तो ये ऐसे होते हैं। इसको हम कहते हैं F0, इसको हम कहते हैं F1। ये जो F0 होता है ये किसके तौर पे काम करता है? चैनल का। किसके चैनल का? H आइंस का। और F1 फेडरल में पढ़ना तो ये क्या है? असल में F1 एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? एटीपी सिंथेज। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड पायरोवेट? तो जो ऑक्सीडाइज्ड पायरोवेट होता है वो हम किसको कहते हैं? एसिटाइल को ए। और एक एसिटाइल को ए जब
कहाँ से गुजरेगा? क्रेब साइकिल। तो इससे तीन बनेंगे NADH। एक NADH से तीन ATP, तो कितने बन गए? 9 ATP। एक बनेगा FADH2। एक FADH2 से दो ATP, तो कितने हो गए? दो ATP हो गए। और एक ATP डायरेक्ट बनता है किससे? जब आप पढ़ते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट बनता है। तो टोटल ATP अगर हम काउंट करें तो कितने हो गए? 12। लिंक रिएक्शन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लिंक रिएक्शन हम किसको कहते होते हैं? लिंक रिएक्शन हम कहते हैं पायरोवेट की ऑक्सीडेशन को। तो जब पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है तब भी क्या बनता होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जब क्या हो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, तब भी क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों रिएक्शन में क्या चीज़ कॉमन हुई? डीकार्बोक्सिलेशन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ पायरोवेट बाय यीस्ट। यीस्ट के अंदर होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लिहाजा क्या बनेगा? एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। देखो अल्कोहल नहीं, एथेनॉल, क्योंकि ये कितने कार्बन वाला अल्कोहल है? 2 कार्बन वाला। तो ज़्यादा एक्यूरेट यही आंसर होगा। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में कब होता है? हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। जब फॉस्फेनोल पायरोवेट से जो है वो क्या बनता होता है, सॉरी, जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जो है वो क्या बनता है? फास्फोइनोल पायरोवेट। तो हमने अभी पढ़ा उस वक्त क्या होती है? डिहाइड्रेशन होती है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा प्रोसेस बाकियों से डिफरेंट है? तो देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो थर्ड रिएक्शन है, जो फोर्थ रिएक्शन है, इन तीनों में आपको क्या चीज होती हुई नजर आ रही है? आइसोमेराइजेशन। जबकि ये वाहिद प्रोसेस है जिसमें के क्या हो रहा है? हम पढ़ते हैं कि डिहाइड्रेशन हो रही है। तो इस लिहाज से ये प्रोसेस बाकियों से डिफरेंट है। नेक्स्ट है कि कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करता है? आप लोग PTB की बुक में टेबल देखिए, पेज नंबर 229। तो आपको ग्रीन कलर का एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, उसमें एंजाइम दिखाया हुआ है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसकी एक्टिविटी और इनएक्टिविटी एक तो ATP पे डिपेंड कर रही है, और दूसरा आप देखेंगे कि सिट्रेट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। ये फीडबैक इनहिबिशन के जरिए एक्टिव और इनएक्टिव होकर ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करता है। क्रेब साइकिल में कितने ATP बनते हैं? मैंने अभी पीछे चार्ट आपको इतनी डिटेल से समझाया है। 12 ATP बनते हैं। 9 ATP NADH से बनेंगे, 2 ATP FADH से बनेंगे, और एक डायरेक्ट सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन से। और लास्ट क्वेश्चन है कि कैमी ऑस्मोसिस का प्रोसेस किस में नहीं होता? मीजोसोम में होता है। ये मीजोसोम किसका हिस्सा है? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का। अगर आप जाकर पढ़ें तो वहाँ पर बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ होगा कि मीजोसोम के अंदर एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स साइटोक्रोम्स वगैरह मौजूद होते हैं। फिर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी होते हैं। कहाँ दिया हुआ है? 219 पेज। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ATP की सिंथेसिस होती है और केमियोस्मोसिस के जरिए इन्वेलप में नहीं होती। सो दिस Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.